हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। सुपरफास्ट 100 में शुरुआत करेंगे तेज रफ्तार खबरों की और अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले खबर यूपी से, जहां पर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले पर नया खुलासा हुआ है। यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने कहा है कि उन्होंने महज 40 मिनट में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवा दिया। सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। नरेंद्र भाटी का कहना है कि दुर्गा नागपाल के निलंबन के लिए उन्हें बस मुलायम और अखिलेश यादव को एक फोन करना पड़ा था और 40 मिनट में ही वो सस्पेंड हो गए। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 से माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। नरेंद्र भाटी के खुलासे पर लालजी टंडन ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस निलंबन के पीछे नरेंद्र भाटी का स्वार्थ छिपा हुआ है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर में अभी तक नरमी नहीं आई है। उन्होंने सरकार के फैसले को जायज बताया। आजम खान ने भी दुर्गा नागपाल के निलंबन मामले पर सरकार की ओर से सफाई दी है। विदिशा में एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में नौकरशाही को हावी नहीं होना चाहिए। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण सामी ने कहा है कि केंद्र ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष ने चुटकी ली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि अखिलेश सरकार ने गलत कार्य किया और निलंबन पूरी तरह से गलत है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी चुटकी ली है और कहा है कि अखिलेश राज में दुर्गा पर गाज गिरी है, जबकि राजा को राज मिला है। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति को डीएम ने क्लीन चिट दे दी है। डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में भी कहा है कि दुर्गा नागपाल ने मस्जिद की दीवार नहीं गिराई, बल्कि वो दीवार गांव वालों ने खुद ही गिराई थी। गौतम बुद्ध नगर के कदालपुर गांव के लोगों ने डीएम की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। गांव वालों का कहना है कि दीवार आईएएस दुर्गा शक्ति ने ही गिरवाई थी और उनके निलंबन का फैसला सही है। वहीं नोएडा पुलिस ने पाले चौहान की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी नोएडा से दिल्ली भाग रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने 31 जुलाई को खनन माफियाओं की शिकायत करने वाले किसान पाले चौहान की हत्या कर दी थी। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में सीमांध्र और रायलसीमा के 3 मंत्रियों, 10 विधायकों और 4 विधान परिषद सदस्यों ने गुरुवार देर रात इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, इरासु प्रताप रेड्डी और टीजी वेंकटेश शामिल हैं। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में केंद्र के 4 मंत्री, आंध्र प्रदेश के 7 सांसदों ने दिल्ली में बैठक की। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए इनमें से कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। तेलंगाना के फैसले के विरोध में आंध्र प्रदेश के 9 विधायकों और 3 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसी मामले को लेकर 6 मंत्री पहले ही मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेलंगाना का बिल नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में अभी 5-6 महीने का वक्त लगेगा। बाद में इस सत्र में ही बिल पेश किया जा सकता है। तेलंगाना बिल पेश होने में जहां देरी होने की बात शिंदे कह रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि तेलंगाना बिल को मानसून सत्र में ही लाया जाना चाहिए। अलग राज्यों की मांग को लेकर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा के बीच सरकार ने शांति की अपील की है। गृह मंत्री शिंदे ने कहा है कि वो हर किसी की शिकायत सुनने को तैयार हैं। हालांकि शिंदे ने दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की संभावना से इनकार किया है। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आज दिल्ली में बीसीसीआई की बैठक होने वाली है। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होगी। बैठक में एन श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे और वही बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सुबोधकांत साहे ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की तुलना मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम से की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनमें और दाऊद में कोई फर्क नहीं है। रेल के किराए पर फैसला अब सरकार नहीं बल्कि एक अथॉरिटी करेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 5 सदस्यों वाली अथॉरिटी होगी, जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल होंगे। सरकार ने राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। अब सरकार को इस बारे में संसद के मानसून सत्र में विधेयक पेश करना होगा।
जनप्रतिनिधि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सभी दलों में आम राय बन गई है। संसद के मानसून सत्र से पहले इस कानून में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला दिया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सभी नेताओं ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो संशोधन भी हो। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहनी चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल लाने पर जोर दिया। सर्वदलीय बैठक में संशोधन के साथ फूड सिक्योरिटी बिल पास करने पर भी सभी दलों में सहमति बनी है। नेताओं ने कहा है कि बिल में कुछ खामियां हैं जिसमें संशोधन की जरूरत है। आदर्श घोटाला मामले की जांच रिपोर्ट आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट दे दी गई है और गड़बड़ी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर मुश्किल में पड़ सकते हैं। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन पर वहां के एंटी करप्शन और विजिलेंस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। ये मामला सरकारी जमीन के चेंज ऑफ लैंड यूज का है। बिहार विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट से नीतीश सरकार घिर गई है। सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की गलत इस्तेमाल की बात सामने आई है। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मिड डे मील कांड, महाबोधि मंदिर ब्लास्ट, सुखाड़ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा किया था। आरजेडी विधायक मनेर और किशनगंज को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे तो बीजेपी विधायकों ने मिड डे मील कांड को लेकर हल्ला किया। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी शामिल हुए तो वहीं आरएसएस से भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि रूटीन बैठक थी, पीएम कैंडिडेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लालकृष्ण आडवाणी गुरुवार को बीजेपी संघ की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन तमिलनाडु से उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ की। आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान या फिर रमन सिंह, सभी ने अपने राज्यों में सुशासन दिया है। दिल्ली में गुरुवार को करीब 6 घंटे के मंथन के बाद भी पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर मोहर नहीं लगी। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने इस बैठक में ऐसी कोई भी बात होने से इनकार किया। सूत्रों से खबर है कि कैंपेन कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि वेंकैया नायडू सभी 20 उप समितियों को मॉनिटर करेंगे और बीजेपी सितंबर से जोर शोर से प्रचार शुरू करेगी। बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार ने कहा, बीजेपी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। यशवंत सिन्हा की ओर से मोदी के पीएम बनने को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री को देश की विदेश नीति और डिफेंस पॉलिसी पर बोलना संसद के लिए चुनौती है। और उधर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ वाले बयान पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी के खिलाफ बागी बोल बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से अपनी तुलना पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने उमा भारती के बयान को हल्के में टाल दिया। नीतीश कुमार की तारीफ के बाद खुद पर दिए गए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बयान पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यशवंत सिन्हा ने शत्रुघ्न के बयान पर हैरानी जताई। नरेंद्र मोदी पर अब हर कांग्रेसी को बोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मोदी पर बोलने के लिए कुछ खास कांग्रेसियों को ही अधिकृत किया गया है, जो टीम राव से इजाजत लेने के बाद ही बयान देगी। राहुल गांधी ने अपने करीबी दीपक अमीन और एसपी रमनी को मीडिया कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया है। बयान देने से पहले कांग्रेसियों को उनसे बात करनी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टिकट बांटने के लिए भी नया फॉर्मूला तय किया है, जो राजस्थान से लागू होगा। कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश की जगह ब्लॉक प्रमुखों को उनकी राय को अहमियत दी जाएगी।
जेएनयू में बृहस्पतिवार रात को छात्रों और शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने मौत से जूझ रही छात्रा रोशनी के जल्द ठीक होने की दुआ की है। आकाश के हमले में बुरी तरह से जख्मी हुई लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बुधवार को जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज की छात्रा पर आकाश ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था। इस वारदात के चश्मदीद विनय ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसका कहना है कि उस घटना को याद कर उसकी रूह तक कांप जाती है। इससे पहले गुरुवार को ही जेएनयू में लड़की पर हमला करने के बाद खुदकुशी करने वाले छात्र आकाश का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। एम्स में आकाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद बॉडी उसके घर वालों को दी गई। आकाश ने 4 पन्नों के आखिरी खत में लिखा था कि रोशनी के साथ उसका अच्छा मेलजोल था, लेकिन बाद में लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ। वही राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई है। प्रतापगढ़ में कुंडाकांड में सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने पूर्व मंत्री राजा भैया को क्लीन चिट दी है। राजा भैया को क्लीन चिट मिलने पर शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने आपत्ति जताई है। परवीन आजाद ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट को वो ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। कुंडाकांड में राजा भैया के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी राहत मिल गई है। सीओ जियाउल हक की पत्नी ने अपनी एफआईआर में राजा भैया सहित 5 लोगों के नाम दर्ज कराए थे। राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और आखिरकार पूछताछ के बाद राजा भैया को क्लीन चिट दी है। साथ ही दूसरे आरोपियों को भी राहत मिल गई है। सीओ जियाउल हक की पत्नी ने अब इस फैसले पर ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। कुंडाकांड में राजा भैया को मिली राहत के बाद उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने कहर बरपाया है। रायपुर के कांकेर में नक्सलियों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बड़ी बेरहमी से हत्या करी। वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। भोपाल में आपस में ही कांग्रेसियों में सिरफुटौवल हो गई। युवक कांग्रेस के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर खदेड़ कर एक दूसरे को पीटा गया। कई गाड़ियों को भी इस दौरान निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने विवादित बयान को वापस ले लिया है। अखबारों में दिए गए इस एड में अपील की गई थी कि बच्चों को प्याज काटना सिखाएं, इससे पहले कि वो सर कलम करना सीखें। इस एड पर बाल अधिकार संरक्षण कमीशन ने ऐतराज जाहिर किया था। 1976 बैच की आईएफएस सुजाता सिंह ने भारत की नई विदेश सचिव के तौर पर पदभार संभाल लिया है। उन्होंने रंजन मथाई की जगह ली है। सुजाता सिंह इसके पहले जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि श्रद्धालुओं की सलामती को देखते हुए मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के बाकी जत्थे रोक दिए गए। केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू करने को लेकर आज एक अहम बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड सरकार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर पूजा शुरू करने पर कोई फैसला ले सकती है। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारी बारिश की वजह से शाजापुर में अपनी रास्ते को बदलना पड़ा। शाजापुर में भारी बारिश की वजह से वो गुरुवार की देर रात कई जगहों पर जनसभा भी नहीं कर पाए। शाजापुर में रास्ता बदलने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने शुजालपुर में पानी से लबालब भरे पुल को अपनी गाड़ी से पार कर लिया था। हालांकि उन्हें इसके लिए अपना काफिला छोड़ना पड़ा था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ के राजघाट में बने पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने यहाँ के 10 गांवों को खाली कराने का आदेश भी जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी उफान पर है। ताप्ती का जलस्तर पिछले 24 घंटों में लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों को खाली करवा लिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया गया है। एमपी के खंडवा में नर्मदा उफान पर है। नर्मदा नदी में पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए इंदिरा सागर बांध के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा पर बना मोटर रखा पुल डूबने से वहां आवाजाही बंद हो गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बादल फटने से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसमें कई मकान बह गए। राहत के लिए सेना की मदद भी जारी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से 40 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों में बसी बस्तियों को लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।
यूपी के बिजनौर में खराब मौसम की वजह से सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। इस हेलीकॉप्टर में सेना के जवान और कुछ ऑफिसर मौजूद रहे। सारण में जहरीला पानी पीकर बीमार हुए 11 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। सारण में अमनौर में ट्यूबवेल का पानी पीने से 22 बच्चे बीमार हो गए, जिनमें से 11 की स्थिति गंभीर है। जहरीला पानी पीने की यह घटना छपरा के मोलनापुर माध्यमिक स्कूल की है, जहां नल का पानी पीने से 2 दर्जन छात्र बीमार पड़ गए। मिड डे मील कांड की आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली से 2 एक्सपर्ट छपरा पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट छपरा के नगर थाने में ही करवाया गया। बिहार के झाझा में मिड डे मील खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना झाझा के कलयुगा मिडिल स्कूल की है, जहां बच्चों ने मिड डे मील खाते ही पेट दर्द की शिकायत की। बिहार के गोपालगंज में भी एक स्कूल में पानी पीने से आधा दर्जन बच्चे बीमार हो गए। बच्चों के साथ स्कूल की प्रधानाचार्य और रसोईया भी बीमार है। स्कूल में लगे हैंडपंप से पानी पीने के बाद बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे। मध्य प्रदेश के सतना के एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए जो चावल लाया जा रहा था, उस चावल में डीएपी खाद मिले होने की शिकायत की गई। इस शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में गुरुवार देर रात झुग्गियों में अचानक आग लग गई। इस आग की वजह से दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में नियंत्रण रेखा के करीब सेना की ओर से चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान से हथियारों से लैस 4 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से सेना की यह मुठभेड़ हाफुदा के जंगली इलाके में हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में गश्त कर रहे एक सिपाही की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिरसागंज थाने में तैनात सिपाही रमाकांत अपने साथी के साथ जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसने गोली चला दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्र नेता की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। विश्वविद्यालय से चंद कदम की दूरी पर इस हत्या से गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया और कई दुकानों को पुलिस के सामने आग लगा दी। ये लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पटना में बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने एसकेपुरी थाने में ही धरना शुरू कर दिया। नितिन नवीन पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। नितिन नवीन ने आवासीय कॉलोनी में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने गए नगर निगम के कर्मचारियों का विरोध किया था। नितिन नवीन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो सदन से सड़क आंदोलन करेंगे। बिहार के जगदीशपुर में आरजेडी विधायक भाई दिनेश की गाड़ी चोरी हो गई। इसी से नाराज होकर विधायक जी धरने पर बैठ गए। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम नहीं मिलने से हाजीपुर में गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इन छात्रों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन को कई घंटे तक जाम रखा। जयपुर में स्कूल बस ड्राइवर की गलती से 6 बच्चे घायल हो गए। शास्त्री नगर इलाके में ये ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसके चलते बस बेकाबू होकर पलट गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला से एक तांत्रिक ने लाखों की ठगी की है। बयान गुरु के नाम से प्रसिद्ध इस तांत्रिक ने बैंक में काम करने वाली महिला से 65,000 और 16 तोला सोना ठग लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में है। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। यहां सर्किट रेट लागू कर दिया गया है, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी में 10 से 17% तक का इजाफा हो सकता है। की खुफिया एजेंसी के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस ने 1 साल के लिए शरण दे दी है। स्नोडेन के वकील ने बताया है कि स्नोडेन ने मॉस्को एयरपोर्ट छोड़ दिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। स्नोडेन जून से ही मॉस्को एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। मध्य सीरिया के होम्स शहर में रॉकेट से हमले हुए। हमले में हथियार डिपो में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने देश की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही इस पार्टी के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले से कट्टरपंथी पार्टी जमात का भविष्य अधर में लटक गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पानी की पाइपलाइन फट जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। पानी एक विशाल झरने की शक्ल में पाइप से बाहर निकल रहा था। मुंबई में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज को लेकर खड़ा हुआ बखेड़ा शांत हो गया है। फिल्म मुंबई में 8 अगस्त को रिलीज होगी। एमएनएस ने फिल्म की रिलीज का विरोध छोड़ दिया है। फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी ने राज ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हुआ।
इससे पहले एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने धमकी दी थी कि वो मुंबई में चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज नहीं होने देंगे। दरअसल मुंबई में इन दिनों मराठी फिल्म दुनियादारी चल रही है, जिसे हटाकर चेन्नई एक्सप्रेस लगाए जाने वाली थी। ठाकरे इसी बात को लेकर नाराज थे। और आज फिल्मी शुक्रवार है और बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है फिल्म बीए पास। बोल्ड थीम पर बनी इस फिल्म में चक दे इंडिया फेम शिल्पा शुक्ला लीड रोल। सारिका के बारे में